जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम की। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्रों का ये डिमांड था कि गुरुजी आप एक बार प्लांट किंगडम को समझा दो। तो बिल्कुल आज के इस सेशन में हम लोग प्लांट किंगडम को कंप्लीटली समझ लेंगे और यकीन मानिए कि आज के इस सेशन के बाद से प्लांट किंगडम में आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस बने रहिएगा सेशन के अंत तक, सारी चीज़ें आप अपने आप समझ जाएंगे। साथ ही आप सबों को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक है प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका प्लांट किंगडम वाला टॉपिक है ये बायोलॉजी के किस चैप्टर से रिलेटेड है और फिर इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझना होगा और तब आप प्लांट किंगडम को समझेंगे तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो बायोलॉजी में ये टॉपिक आपको बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? इसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? जैव विविधता कहते हैं। अब बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये जैव विविधता क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। आप अपने आसपास में जितने भी लोगों को देखते हैं क्या उन सभी में समानता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समानता है कि सब के सब क्या हैं? मनुष्य से हैं या फिर मनुष्य प्रजाति के हैं। लेकिन किसी का नाक अलग है, किसी का मुंह अलग है, किसी का कान अलग है, किसी के फेस का कटिंग अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? रंग रूप में अंतर देख रहे हैं। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे भी मनुष्यों को देखते हैं जो जंगल में रहते हैं, जिसको हम लोग आदिवासी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो भोजन का तरीका होता है वो भी अलग होता है। ठीक इसी तरह जो आप अंतर मनुष्य प्रजाति में देख रहे हैं, अगर इस अंतर को आप पूरे वर्ल्ड वाइड दोहराना चाहेंगे ताकि इस वर्ल्ड वाइड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें अगर आप डिफरेंसेस देखना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जितने भी इस दुनिया में जीव जंतु हैं उन सभी में कुछ ना कुछ विविधता है, कुछ ना कुछ अंतर है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वे सभी एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से क्या है? अलग हैं। चाहे उसका रहन सहन को लेकर के हो या फिर उसका लाइफ स्टाइल को लेकर के हो या फिर उसका पोषण का स्तर हो। मतलब आप कह सकते हो कि किसी ना किसी तरीके से सबके सब क्या है? एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो जब भी हम लोग जैव विविधता की बात करते हैं तो हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता यानी कि जीवों में पाई जाने वाली अंतर क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? आप कहेंगे जैव विविधता कहलाती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। क्या कहलाती है गुरुजी? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे विविधता का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी विविधता का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। और ये अंतर क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये अंतर जीवों का लाइफ स्टाइल से संबंधित हो सकता है या फिर उसके पोषण से संबंधित हो सकता है, यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि गुरुजी उसके खाने के तरीका से हो सकता है, यानी कि फीडिंग हैबिटेट हो सकता है। क्या हो सकता है? फीडिंग हैबिटेट हो सकता है। या वो कहाँ पे रहता है उसके आवास स्थान से हो सकता है, यानी कि जहाँ पे वो रहता है तो बहुत सारे जो जीव हैं वो अलग अलग रहते हैं और उसका जो रहने का तरीका होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मतलब साफ है कि जितने भी जीव हैं उन सभी में आपको उसके लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन, फीडिंग हैबिटेट, रहने का स्थान, इन सभी में विविधता देखने को मिलती है। और यही विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी ये बताओ कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में लगभग में कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो आपके पास लगभग जीवों के प्रजाति की संख्या कितनी है? 1 करोड़ है। जीवों की प्रजाति की संख्या कितनी है? 1 करोड़ है। लेकिन इस 1 करोड़ प्रजाति में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 लाख जीवों के बारे में ही जानकारी है।
क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास जो टोटल ऑर्गेनिज्म की संख्या है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें से हम लोगों को 10 से 20 लाख जीवों के बारे में ही जानकारी है। ध्यान में रखिएगा कि 10 से 20 लाख जीव के अंतर्गत आपका प्लांट भी आ जाता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, या फिर और जितने भी कैटेगरी के एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म है वे सब के सब इसी 10 से 20 लाख के अंतर्गत आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि गुरुजी इस 10 से 20 लाख जीव में भी क्या होगा, तो बहुत सारे अंतर होंगे, बहुत सारे डाइवर्सिटी होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो जरा सा आप ये बताओ कि क्या इस 10 से 20 लाख जीव जंतु के प्रॉपर्टीज को आप एक साथ पढ़ सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तब हमको क्या करना होगा, तो गुरुजी यहाँ पे केमिस्ट्री में जिस तरह हम लोग 118 एलिमेंट को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, तो ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह बायोलॉजी में हम लोग जितने भी जीव हैं उसके गुणों को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। और फिर जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज हमको जानना होता है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, उस ग्रुप के प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, हम लोग को उस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज मालूम पड़ जाता है। जस्ट लाइक अ पीरियडिक टेबल की तरह यहां भी आपका क्या होता है, सारे चीज होता है। मतलब साफ है कि गुरुजी अब इस 10 से 20 लाख जीव जंतु के गुणों को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इन सभी को वर्गीकृत करना होगा, यानी कि इन सभी को क्लासिफाइड करना होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जीवों के गुणों को अच्छे तरीके से समझने के लिए जो क्लासिफाई करने का, यानी को इसको वर्गीकृत करने का जो पहला प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया था, तो मेरे मित्र अरस्तु के द्वारा किया गया था। सभी ध्यान में रखना कि जीवों के गुणों को समझने के लिए, जीवों के गुणों को समझने के लिए सबसे पहले वर्गीकरण किसने करा था, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अरस्तु के द्वारा किया गया था, जो कहां के थे, तो गुरुजी ये यूनान के विचारक थे। और इन्होंने सबसे पहले जीवों को उसके रहने के स्थान पे क्या करा, डिवाइड करा। अरस्तु ने क्या बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे जीव हैं जो वायु में रह सकते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो जल में रह सकते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो स्थल में रह सकते हैं। लेकिन अरस्तु का जो ये जीवों के गुणों को समझने के लिए जीवों का वर्गीकरण करने का तरीका था, ये पूरी तरह से क्या था, गुरुजी भ्रामक था। क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जो जल और थल दोनों जगह पे रहते हैं, और उसको हम लोग उभयचर कहते हैं। क्योंकि उस समय साइंस पूरी तरह से डेवलप नहीं थी, तो अरस्तु आए और बोल दिए कि हमारे पास जितने भी जीव हैं उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में इस आधार पे रह सकते हैं कि कुछ जीव वायु में पाए जाते हैं, या कुछ जीव वायु में रहते हैं, कुछ जीव जल में रहते हैं, और कुछ जीव स्थल में रहते हैं। लेकिन इनका ये तरीका बहुत ही ज्यादा क्या था, फंसाने वाला था, भ्रामक था, ज्यादा चल नहीं पाया, और ये क्या हो गए, फेल हो गए। तब बायोलॉजी में वर्गीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ, और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बायोलॉजी में वर्गीकरण के दौर की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक को वर्गीकी का जनक बोला जाता है। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक को क्या बोला जाता है, वर्गीकी का जनक बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अरस्तु के फेल होने के बाद जीवों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए एक साइंटिफिक बेस की जरूरत थी, वैज्ञानिक आधार की जरूरत थी। और वो वैज्ञानिक आधार किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जीवों को वर्गीकृत करने के लिए जो वैज्ञानिक आधार दिया गया था, जीवों को वर्गीकृत करने के लिए जो वैज्ञानिक आधार दिया गया था, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जॉन रे के द्वारा दिया गया था। जब जॉन रे ने जीवों के वर्गीकरण के लिए अपना वैज्ञानिक आधार दिया, तब कैरोलस लिनियस आए और इन्होंने क्या करा, तो द्विजगत प्रणाली की शुरुआत करा था। कैरोलस लिनियस ने क्या करा, तो द्विजगत प्रणाली की शुरुआत करा। और इसमें इन्होंने क्या करा, तो कैरोलस लिनियस ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सभी ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और वो दो ग्रुप क्या था, तो गुरुजी वो दो ग्रुप था प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यानी कि कैरोलस लिनियस ने क्या करा कि जितने भी जीव थे उन सभी को पादप और जंतु में वर्गीकृत कर दिया, यानी कि प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कैरोलस लिनियस ने जब जीवों को पादप और जंतु में डिवाइड करा, तो यहां भी कुछ समस्याएं देखने को मिली। क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे भी जीव हैं जो क्या है, तो पूरी तरह से उसका शरीर विकसित नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसका शरीर पूरी तरह से विकसित है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुकोशिकीय हैं, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं कैरोलस लिनियस ने एक बेसिक आधार तो बना दिया था कि जितने भी हमारे पास जीव हैं उसको हम प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा क्या था, सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, ताकि इसके बेस पे और जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके गुणों को समझा जा सके।
तो क्या हुआ सर? तो सर इसी कैरोलस लिनियस के द्विजगत प्रणाली के समय में ही आधुनिक वर्गीकरण यानी कि जीवों का जो आधुनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं हम लोग, उसकी नींव पड़ गई थी। और इसीलिए आप सभी ये पढ़ते हैं कि कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि अभी जो हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। एक्चुअली में इस चीज की नींव कहां पे पड़ी थी? तो जब कैरोलस लिनियस ने द्विजगत प्रणाली की शुरुआत करा था। और चूंकि यहां से वर्गीकरण की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या बोला जाता है? तो गुरुजी वर्गीकी का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्गीकी का जनक बोला जाता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि जब ये फेल हो गए थे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, जब ये पूरे जंतु को नहीं रख पाए, तब जो हम लोगों को आधुनिक वर्गीकरण मिला, इसको किसने प्रतिपादित किया? और ये मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगी क्या होता है, प्लांटी क्या होता है? तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे हम लोग? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जीवों को आधुनिक रूप में किसने वर्गीकृत करा था? तो आप सभी याद रखेंगे, आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने करा था। और ध्यान में रखिएगा कि जीवों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, इसमें जीवों को कितने वर्ग में बांटा गया है या कितने ग्रुप में बांटा गया है? आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में बांटा गया है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जीवों के 5 जगत का प्रतिपादन करा था? आप कहेंगे आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीवों के 5 जगत का प्रतिपादन करा था। आप कहेंगे सर ये 5 जगत कौन कौन से हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने पहला जगत किसको बोला? तो मोनेरा को बोला, जिसको हम लोग हिंदी में मोनेरा ही लिखते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा जगत था उसमें कौन आया? तो गुरुजी प्रोटिस्टा को रखा इन्होंने। और तीसरा जगत कौन सा था? तो तीसरा जगत इन्होंने फंगी को बताया। और साथ ही साथ चौथा कौन सा था? तो चौथा गुरुजी इन्होंने प्लांटी के बारे में बताया। और पांचवा कौन सा था? तो गुरुजी पांचवा एनिमेलिया था। पांचवा कौन सा था? एनिमेलिया था। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मोनेरा जगत के अंतर्गत किसको रखा गया? तो जितने भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव थे, सभी को किसके अंतर्गत रखा गया? तो गुरुजी मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। ध्यान में रखिएगा कि वैसा कोशिका जो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और वैसा कोशिका जो पूरी तरह से विकसित होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव को रखा गया था वो क्या था? तो सर उसका शरीर एक ही सेल से बना हुआ था और वो सेल भी पूरी तरह से विकसित नहीं था। और इसीलिए इन सभी जीवों को किस कैटेगरी में रख दिया गया? तो मोनेरा के कैटेगरी में रख दिया गया। जैसे कि आपका जीवाणु हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया हो जाता है, माइकोप्लाज्म हो जाता है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रोटिस्टा कैटेगरी के अंतर्गत किसको रखा गया? तो गुरुजी जो एक कोशिकीय जीव तो होते हैं, यानी कि जिसका शरीर एक सेल से तो बना होता है, लेकिन वो सेल पूरी तरह से विकसित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटिस्टा कैटेगरी के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया। और ये आपका कौन कौन सा है? तो गुरुजी जो डाइटम है, प्रोटोजोआ है, पैरामेसियम है, यूग्लिना है, इन सबको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में जो कोशिका थी वो तो एक ही थी, लेकिन वो क्या था सर? तो पूरी तरह से विकसित था। और इसीलिए प्रोटिस्टा कैटेगरी को क्या बोला जाता है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक समूह वाला ग्रुप या फिर जगत बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि फंगी के अंतर्गत किसको रखा गया? तो फंगी के अंतर्गत वैसे जैवों को रखा गया, वैसे जंतुओं को रखा गया जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना था। और वो क्या था? तो गुरुजी सारी कोशिकाएं विकसित थी। और इस समूह के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि गुरुजी बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जंतु को रखा गया। जैसे आपका कौन हो जाता है? तो गुरुजी ईस्ट, पेंसिलियम, मशरूम, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो फंगी के अंतर्गत आ जाते हैं।
और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि फंगी की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि फंगी की जो कोशिका भित्ति होती है, फंगी की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ये काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, आप इसका ख्याल रखेंगे। आप कहेंगे कि चलो सर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी को तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि प्लांटी के अंतर्गत किसको रखा गया। तो मेरे मित्र आप जितने भी पौधे को देखते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, तो गुरुजी बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो जितने भी आपका बहुकोशिकीय पौधा है, यूकैरियोटिक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उन सभी को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया, तो प्लांटी के अंतर्गत रखा गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी कि पादप जगत कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग एनिमेलिया किंगडम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इसके अंतर्गत वैसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जंतुओं को रखा गया, जो क्या था, तो गुरुजी उसका पोषण का स्तर परपोषी था और ये अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकते थे। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत वैसे सभी जीव आ जाते हैं जो क्या है, तो सर बहुकोशिकीय हैं और उसका शरीर में जो कोशिका है वो पूरी तरह से क्या है, विकसित है। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी जंतु हैं उन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, जबकि प्लांटी के अंतर्गत जितने भी पौधे हैं उन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये पादप जगत क्या होता है। तो मेरे मित्र पादप जगत को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि जो जीवों का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए हमारा वर्गीकरण का स्तर क्या होगा, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीवों के वर्गीकरण के स्तर की, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि प्लांट किंगडम क्या है और इसमें किस किस प्रकार के प्लांट आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीवों के वर्गीकरण के स्तर की। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जीवों के वर्गीकरण का स्तर यह हुआ कि कोई भी जीव को जो आप उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिवाइड करेंगे, उसको अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, तो पहले आपको यह देखना होगा कि वो जीव किस जगत से बिलोंग करता है, फिर उसका सब किंगडम क्या है, प्लांट है तो उसका डिवीजन क्या है, फिर वो किस वर्ग से बिलोंग करता है, फिर उसका गण क्या होता है, फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही फिर वो उसका जो फैमिली है वो किस वंश से बिलोंग करता है, और फिर वो किस वंश का है। ये चीज जब आपको पता चल जाता है तो फिर आप ये समझने का कोशिश करते हैं कि उसका प्रजाति क्या है। तो ये जो आप अलग अलग स्तर देख रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है, जीवों के वर्गीकरण का स्तर बोला जाता है। मोटा मोटी आप सबों को मालूम है कि आपके पास जो जीव हैं उसको आप क्या करते हैं, तो गुरुजी दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं मोटे तौर पे हम लोग। और वो दो ग्रुप क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी एक होता है प्लांट किंगडम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग हिंदी में पादप जगत कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, तो गुरुजी दूसरा होता है एनिमल किंगडम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु जगत कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग प्लांट किंगडम के जीवों के वर्गीकरण के स्तर की बात करते हैं तो हम लोग सरल तौर पे क्या कहते हैं कि गुरुजी ये तो प्लांट किंगडम की बात हो गई, यानी कि पूरे पादप जगत की बात हो गई। जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पादप जगत को उप जगत में भी डिवाइड कर देंगे, यानी कि सब किंगडम में भी डिवाइड कर देंगे। और ध्यान में रखिएगा कि सब किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं, उप जगत कहते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, तो गुरुजी सब किंगडम में डिवाइड करने के बाद अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो उस सब किंगडम को हम क्या करेंगे, डिवीजन में डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्लांट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिवीजन। क्या यूज करेंगे, डिवीजन। और जंतु के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइलम। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर प्लांट कैटेगरी के जीवों के वर्गीकरण स्तर की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि पहले प्लांट किंगडम को सब किंगडम में बांटा जा सकता है। सब किंगडम को हम लोग क्या कहते हैं, उपजगत कहते हैं। और फिर इसी सब किंगडम को हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन में। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि जिस प्लांट की बात कर रहे हैं वो हमारा किस वर्ग से है, फिर उसका ऑर्डर क्या है, गण क्या है, फिर वो किस कुल यानी कि फैमिली से है, उसके फैमिली का वंशज कौन है, और फिर ये देखते हैं कि वो किस स्पेसीज का है यानी कि किस प्रजाति का है। तो जब भी आपसे ये बात किया जाए कि पौधे के जीवों के वर्गीकरण का स्तर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि पहले प्लांट किंगडम आएगा, फिर प्लांट का सब किंगडम आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, कुल आएगा, वंश आएगा, प्रजाति आएगा। मेरे मित्र इसको आप इसी तरीका से याद रखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ये क्रम ध्यान में रखेंगे और जितने भी क्रम हैं उन सभी का नाम याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
साथ ही जब हम लोग एनिमल किंगडम के जीवों के वर्गीकरण स्तर की बात करेंगे तो हम लोग यहां भी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा किंगडम है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो सब किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि एनिमल किंगडम को हम लोग पहले किस में डिवाइड करेंगे, तो गुरुजी उपजगत में डिवाइड करेंगे, यानी कि सब किंगडम में डिवाइड करेंगे। और साथ ही सब किंगडम के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सर उसको फाइलम में डिवाइड करेंगे। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि फाइलम का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी फाइलम का मतलब होता है संघ। फाइलम का मतलब क्या होता है, संघ होता है। और साथ ही संघ के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जिस जंतु की बात हम लोग कर रहे हैं वो किस वर्ग से संबंधित है, उसका गण क्या है, उसका कुल क्या है, उसका वंश कौन सा है और वो कौन से प्रजाति का है। यानी कि जब हम लोग एनिमल किंगडम के जीवों के वर्गीकरण स्तर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले एनिमल का किंगडम आएगा, फिर उस किंगडम को हम क्या करेंगे, सब किंगडम में डिवाइड कर देंगे। और सब किंगडम में डिवाइड करने के बाद एनिमल है तो इसके लिए फाइलम होगा, और फाइलम के बाद फिर वर्ग होगा, गण होगा, कुल होगा, वंश होगा, प्रजाति होगा। तो ये चीज आप एनिमल के लिए भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कभी यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जीवों के वर्गीकरण का आधारभूत इकाई किसे माना जाता है, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी जीव के वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या माना जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जीवों के वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति को माना जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजाति भी कहते हैं। न हो तो स्टार मार्क देकर के आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि जीवों के वर्गीकरण का आधारभूत इकाई किसे बोला जाता है, आप कहेंगे गुरुजी जाति को बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजाति, या इंग्लिश में स्पीशीज कहते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर जीवों के वर्गीकरण स्तर को तो हमने समझ लिया कि जब भी हमसे यह पूछा जाएगा कि किसी भी जीव के वर्गीकरण का स्तर क्या होता है, तो अगर प्लांट की बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे पहले प्लांट किंगडम आएगा, फिर उस किंगडम को हम डिवाइड करके सब किंगडम में ले आएंगे। और प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर डिवीजन में इसको बांटेंगे, और फिर क्या आएगा, तो गुरुजी वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, कुल आएगा, वंश आएगा और प्रजाति आएगा। और सेम चीज आपका एनिमल के लिए होगा। लेकिन ये बताओ कि जो प्लांट किंगडम में इतने सारे प्लांट हैं, हमारे पास जो इतने सारे पौधे हैं, इन सभी को हम लोग किस किस ग्रुप में डिवाइड करेंगे, यानी कि प्लांट किंगडम का सब किंगडम क्या होगा और सब किंगडम का डिवीजन क्या होगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने प्लांट किंगडम की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम से पहले जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताया है, इन सारे चीजों को समझना जरूरी था, तभी आप प्लांट किंगडम को अच्छे से समझ पाते हैं। अब आपका जितना भी बेसिक चीज था वो सारा चीज क्लियर हो चुका है। अब आप प्लांट किंगडम को अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हिंदी में पादप जगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पादप जगत। आप सभी यहाँ पे फिर से क्वेश्चन करेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो बहुत तरह के प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसका शरीर पूरी तरह से विकसित है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं है, कुछ प्लांट में संवहन तंत्र पाए जाते हैं, कुछ में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, कुछ प्लांट में बीज होता है, कुछ प्लांट में बीज नहीं पाया जाता है। तो फिर हम लोग इन सारे प्लांट को कैसे एक एक ग्रुप में बांटेंगे या फिर अलग अलग समूह में बांटेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहीं पे हम लोगों को क्या समझना होता है, यहीं पे हम लोगों को समझना होता है कि पौधे के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। तो अब आप सभी हेडिंग लगा लेंगे, पौधे के वर्गीकरण का आधार। क्या हेडिंग लगाएंगे, पौधे के वर्गीकरण का आधार। पौधे के वर्गीकरण का आधार। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। तो अभी जो मैंने आपको बात करा कि कुछ प्लांट का जो शरीर होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, विकसित होता है, और कुछ प्लांट का शरीर क्या होता है, सरल होता है। तो पहला आधार ये होगा कि पौधे का शरीर विकसित है या नहीं, पौधे का शरीर विकसित है या नहीं। साथ ही जब आप दूसरे आधार की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग यहां पे ये देखेंगे कि पौधे में संवहन तंत्र पाए जा रहे हैं या फिर नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पौधे में तो संवहन तंत्र पाए जाते हैं लेकिन कुछ पौधे में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा दूसरा आधार ये हो सकता है कि पौधे में संवहन तंत्र है या नहीं, पौधे में संवहन तंत्र है या नहीं। साथ ही तीसरा आधार क्या हो सकता है, तो गुरुजी तीसरा आधार हो सकता है कि कुछ पौधे में बीज होते हैं जबकि कुछ पौधे में बीज नहीं होते हैं। मतलब साफ है कि हम लोग अगर तीसरे आधार की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि पौधे में बीज है या नहीं।
क्या देखेंगे कि पौधे में बीज है या नहीं। मतलब साफ है कि अब अगर हम पादप जगत के पौधे के वर्गीकरण के आधार की बात करें तो हम लोग क्या सब देखेंगे। हम लोग पहला चीज देखेंगे कि पौधे का शरीर विकसित है या नहीं है, यानी कि पौधे का शरीर पूरी तरह से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। फिर क्या देखेंगे, तो फिर देखेंगे कि पौधे में संवहन तंत्र है या नहीं, और फिर क्या देखेंगे कि पौधे में बीज है या नहीं। मतलब ये तीन क्या हो जाता है हमारा कि जितने भी पौधे हैं उन सभी के वर्गीकरण का आधार हो जाता है। तो आपसे जब भी कोई ये पूछे ये बताओ कि पौधे के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो आप ये तीनों पॉइंट जड़ देंगे, पौधे के वर्गीकरण का आधार का आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि गुरुजी इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे मित्र इसी आधार पे हम लोग प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड करेंगे, यानी कि प्लांट किंगडम को उपजगत में डिवाइड करेंगे। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इसी चीज को आधार मानते हुए आई कलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में क्या करा, तो प्लांट किंगडम को दो उपजगत में डिवाइड कर दिया। इसी चीज को आधार मानते हुए आई कलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 में क्या करा, तो पूरे प्लांट किंगडम को दो उपजगत में डिवाइड कर दिया, यानी कि दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब किंगडम क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका प्लांट का सब किंगडम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक को हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी दूसरा को हम लोग फेनेरोगेम्स कहते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पौधे के वर्गीकरण के आधार की जब हम लोग बात करते हैं तो सरल रूप में कहते हैं कि गुरुजी हम ये देखते हैं कि पौधे का शरीर विकसित है या नहीं, पौधे में संवहन तंत्र है या नहीं, पौधे में बीज है या नहीं। और इसी चीज को आधार मानते हुए आइकलर नामक वैज्ञानिक ने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। और वो सब किंगडम क्या था, तो वो सब किंगडम था आपका क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग हिंदी में भी कुछ इसी तरह से लिखते हैं, क्रिप्टोगेम्स, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में, फेनेरोगेम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फेनेरोगेम्स लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्रिप्टोगेम्स क्या होता है और फेनेरोगेम्स क्या होता है, तो बड़ा ही सरल सा चीज है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि वैसे प्लांट जिसमें बीज होते हैं, वैसे प्लांट जिसमें बीज पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेनेरोगेम्स कहेंगे। तो सरल शब्दों में आप लिख सकते हैं कि इसमें बीज होगा, इसमें क्या होगा, बीज होगा, यानी कि सीड होगा। तो जब भी आपसे कोई ये पूछेगा कि जरा सा ये बताओ कि जिस प्लांट में बीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे फेनेरोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स कहते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि जिस प्लांट में बीज नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो आप सभी इसके बारे में लिख सकते हैं, किसके बारे में, क्रिप्टोगेम्स के बारे में, कि इसमें बीज नहीं होता है, इसमें बीज नहीं होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि प्लांट किंगडम का जो दो सब किंगडम है वो किस आधार पे बटा हुआ है, तो गुरुजी वो इस आधार पे बटा हुआ है कि किसी प्लांट में बीज पाया जाएगा और किसी प्लांट में बीज नहीं पाया जाएगा। जिस प्लांट में बीज नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेम्स कहेंगे, और जिस प्लांट में बीज पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेनेरोगेम्स कहेंगे। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स क्या है, तो आप कहेंगे प्लांट किंगडम का सब किंगडम है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस क्रिप्टोगेम्स को क्या किया गया, तो गुरुजी इस क्रिप्टोगेम्स को 3 डिवीजन में बांटा गया, और फेनेरोगेम्स को कितने डिवीजन में बांटा गया, 2 डिवीजन में बांटा गया। और ये जो आपका क्रिप्टोगेम्स का 3 डिवीजन है वो तीनों डिवीजन का नाम आपके लिए जरूरी है और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल जरूरी है। और ठीक इसी तरह जो फेनेरोगेम्स के 2 डिवीजन है उसका भी नाम आपके लिए जरूरी है और उसका क्या एग्जाम्पल होता है वो जरूरी है। और जब आप इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका प्लांट किंगडम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम के डिवीजन की, यानी कि क्रिप्टोगेम्स का 3 डिवीजन कौन कौन सा है और फेनेरोगेम्स का 2 डिवीजन कौन कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम के सब किंगडम की। ध्यान में रखिएगा कि प्लांट किंगडम का जो पहला सब किंगडम है वो कौन सा है। आप कहेंगे कि गुरुजी प्लांट किंगडम का जो पहला सब किंगडम है वो है क्रिप्टोगेम्स। अच्छा, क्रिप्टोगेम्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, जिसमें बीज नहीं पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्टोगेम्स को कितने डिवीजन में बांटा गया है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। और वो 3 डिवीजन आपका क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा।
क्या ध्यान में रखेंगे कि वैसे प्लांट जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं उसको क्रिप्टोगेम्स उपजगत में रखा गया है, और जिसको 3 डिवीजन में डिवाइड करा गया है। वो डिवीजन आपका क्या क्या है? तो पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। मेरे मित्र, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा पॉइंट अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। पहला चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग थैलोफाइटा वर्ग के पौधे की बात करते हैं तो हम लोग सरल रूप में कहते हैं कि गुरुजी इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उसका शरीर थैला जैसा होता है, यानी कि थैलस जैसा होता है, और इसीलिए इस वर्ग के पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि थैलोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे होते हैं उसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें संवहन तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का उदाहरण क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो शैवाल है और जो लाइकन है ये किसके अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और यहां भी क्या होता है? संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उसमें भी संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो मॉस है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ये सब के सब किसके उदाहरण है? तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इससे संबंधित आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन इसका एग्जाम्पल जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम में इसके एग्जाम्पल से संबंधित डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी की चीज आपको याद रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका उदाहरण आपके माइंड में होना चाहिए ताकि जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका सही और सटीक जवाब दे पाओ। मेरे मित्र, ब्रायोफाइटा के बारे में आप सभी एक खास बात ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पादप जगत का उभयचर कहलाता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं ये नमी वाले जगह पे भी उग सकते हैं, और जो आपका सूखा वाला जगह है उस जगह पे भी उग सकता है, और इसीलिए ब्रायोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे होते हैं उसे क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। तो मैं यहां पे नोट करके लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं कि पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? आप कहेंगे कि गुरुजी ब्रायोफाइटा वर्ग के जितने भी पौधे होंगे सबको क्या बोला जाएगा? पादप जगत का उभयचर बोला जाएगा, यानी कि मॉस, रिक्सिया, मार्केसिया इन सबको आप क्या बोल सकते हैं? पादप जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबियन बोल सकते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी टेरिडोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे होते हैं उसका शरीर पूरी तरह से विकसित होता है, और इसमें क्या होता है? तो गुरुजी संवहन तंत्र भी पाए जाते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं उसका शरीर पूरी तरह से तो विकसित होता है, लेकिन इन सभी प्लांट में बीज नहीं पाया जाता है, और इसीलिए टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं इसे क्या बोला जाता है? तो इसे विकसित बीज रहित पौधा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है कि ये पौधा विकसित तो है लेकिन इसमें बीज नहीं पाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे को विकसित बीज रहित पौधा बोला जाता है? आप कहेंगे टेरिडोफाइटा वर्ग के जो भी पौधे होंगे उसको क्या बोला जाता है? विकसित बीज रहित प्लांट बोला जाता है, या फिर विकसित बीज रहित पौधा बोला जाता है। साथ ही अगर आपसे बात की जाएगी टेरिडोफाइटा वर्ग के एग्जाम्पल की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि जितने भी फर्न हैं वे सभी फर्न किसके उदाहरण हैं? तो टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि क्रिप्टोगेम्स के बारे में अगर आपको इतना सा चीज याद है तो मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इस वर्ग के जो भी पौधे होते हैं इन सभी में बीज नहीं पाया जाता है। तो जाहिर सी मतलब है कि इन सभी में बीज उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती है। अच्छा, बीज उत्पादन करने की क्षमता इसलिए नहीं होती है क्योंकि इन तीनों में जनन अंग नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। और जाहिर सी बात है कि जब इन तीनों वर्ग के पौधे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा तो हम यहाँ पे जनन की प्रक्रिया होती है ये भी नहीं कह सकते हैं। मतलब साफ है कि गुरुजी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे होंगे वो जनन की प्रक्रिया के थ्रू बीज उत्पन्न नहीं कर सकते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुरुजी इन सभी में जनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि फेनोरोगेम्स क्या होता है, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम के अगले सब किंगडम फेनोरोगेम्स की। ध्यान में रखिएगा कि ये प्लांट किंगडम का कौन सा सब किंगडम है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये दूसरा उपजगत है। ध्यान में रखिएगा कि फेनोरोगेम्स हम लोग किसको बोलेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी जिस प्लांट में बीज होगा
यानी कि जो बीज युक्त पौधा होगा उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, आप कहेंगे फेनरोगेम्स के कैटेगरी में रखेंगे। अब मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फेनरोगेम्स को हम लोग 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। फेनरोगेम्स को हम लोग कितने डिवीजन में डिवाइड करते हैं, 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। और वो डिवीजन क्या होता है, तो गुरुजी पहला होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जरा सा ये बताओ कि प्लांट का जो सब किंगडम फेनरोगेम्स है इसको कितने डिवीजन में बांटा गया है, आप कहेंगे 2 डिवीजन, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा आपका कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म। ध्यान में रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, तो इस वर्ग के जो भी पौधे होते हैं उसमें नग्न बीज पाया जाता है और इसीलिए इस वर्ग के पौधे को क्या बोला जाता है, नग्न बीजी भी बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी नग्न बीज से क्या मतलब है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो बीज के ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है, जिस बीज के ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नग्न बीजी कहते हैं। और जिस बीज के ऊपर में आवरण होता है किसका, फलों का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आवृत बीजी कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उन सभी के बीज के ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, तो गुरुजी नग्न बीजी बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के जितने भी पौधे मिलेंगे इन सभी में फूल नहीं पाया जाएगा, यानी कि इन सभी में क्या रहता है, तो गुरुजी पुष्प अनुपस्थित होता है। क्या रहता है, तो गुरुजी जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी में फूल नहीं पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो पौधे होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो गुरुजी सदाबहार पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सदाबहार पौधे कहलाते हैं, यानी कि एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, तो गुरुजी ये ऊडी होते हैं, यानी कि काष्ठीय होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ग के जितने भी प्लांट होंगे उन सभी में जो बीज होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, नंगा होगा और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नग्न बीजी कहते हैं। और इस वर्ग के जो भी प्लांट होंगे उसमें फूल नहीं पाया जाएगा। इस वर्ग के जो भी पौधे होंगे उसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट, यानी कि सदाबहार पौधे कहते हैं। और ये विशेषकर क्या होते हैं, तो गुरुजी काष्ठीय होते हैं, यानी कि ऊडी होते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि जिम्नोस्पर्म वर्ग का उदाहरण क्या हो सकता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि साइकस और पाइनस जो है ये किस वर्ग के पौधे हैं, आप कहेंगे जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे हैं। साथ ही जब हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो सरल शब्दों में कहेंगे कि गुरुजी इस वर्ग के जो पौधे होंगे उसमें जो बीज होगा वो कहां पे होगा, फलों के अंदर होगा। तो जब बीज फलों के अंदर होगा तो जाहिर सी बात है कि बीज के ऊपर में फलों का आवरण होगा। तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी इस वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उसका बीज क्या होता है, तो पूरे आवरण से ढका हुआ रहता है। क्या रहता है, पूरे आवरण से ढका हुआ रहता है और इसीलिए इस वर्ग के पौधे को क्या बोला जाता है, आवर्त बीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवर्त बीजी बोला जाता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि एंजियोस्पर्म वर्ग के जो पौधे होते हैं इसमें फूल पाए जाते हैं, यानी कि ये पुष्पित पौधे कहलाते हैं। और साथ ही साथ इसमें फल भी होता है जो कि क्या होता है, बीज युक्त होता है। क्या होता है, बीज युक्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एंजियोस्पर्म वर्ग के जो पौधे होते हैं इससे मनुष्यों की अधिकांशतः जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एंजियोस्पर्म के जितने भी पौधे होते हैं इनसे ही क्या होती है, मनुष्यों की अधिकांश जरूरत पूरी होती है। और अगर आपसे कभी यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पादप जगत का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म है। ना हो तो आप इस चीज को यहां पे लिख लेंगे कि इसे क्या बोला जाता है, पादप जगत का सबसे बड़ा डिवीजन, यानी कि विभाग बोला जाता है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन करा जाए कि पादप जगत का सबसे बड़ा डिवीजन किसको बोला जाता है, आप कहेंगे एंजियोस्पर्म को। क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं वो मनुष्यों के अधिकांश जरूरत को पूरा करता है। और अगर आपसे बात करी जाएगी एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे के एग्जाम्पल की, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो आम है, लीची है, बरगद है, कटहल है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो सब के सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एंजियोस्पर्म को भी हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और वो 2 ग्रुप आपका कौन कौन सा होता है, तो गुरुजी वो 2 ग्रुप होता है, एक बीजपत्री जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स, और दूसरा होता है आपका द्विबीजपत्री जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडन्स प्लांट।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग एक बीज पत्री पौधे की बात करते हैं तो सरल शब्दों में कहते हैं कि गुरुजी वैसा पौधा जिसके बीज में सिर्फ और सिर्फ एक बीज पत्र पाया जाता है उसको हम लोग एक बीज पत्री पौधा कहते हैं, और वैसा प्लांट जिसके सीड में दो बीज पत्र पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट कहते हैं। मेरे मित्र आपके इसी टॉपिक के साथ आपका पूरा प्लांट किंगडम खत्म होता है, और अगर प्लांट किंगडम के बारे में आपको इतना सा चीज मालूम है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आप बड़े ही सरल और सहज तरीके से दे सकते हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।